Hey friends, today we are going to talk about a very important topic. इस टॉपिक का नाम है कोरल रीफ. कोरल रीफ आर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन द अर्थ. ये इतने प्रोडक्टिव होते हैं कि इन्हें बेसिकली रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी कहा जाता है. पूरे के पूरे कोरल रीफ जो हमारे अर्थ पे हैं वो 1% से भी लेस एरिया हमारा अर्थ ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी का लगभग 25% स्पेशीज इन्हीं कोरल रीफ में पाया जाता है. इनका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ये लाइन काफी था और इस कारण से हम कोरल रीफ को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे. आपके एग्जामिनेशन में कोरल रीफ काफी डिटेल में पूछे जाते हैं. कोरल रीफ का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ये बनते हैं, इनके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, इन सब को आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे. सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कोरल रीफ क्या होता है. जो बेसिक यूनिट है कोरल रीफ का वो सामने आपको दिख रहा है. इसे हम कहते हैं कोरल पॉलिप्स. पॉलिप्स ऐसे क्रिएचर को कहते हैं जो ट्यूब लाइक होते हैं, जो ट्यूब के शेप के होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है. तो कोई स्ट्रक्चर जो ट्यूब शेप का होता है वी कॉल देम एज पॉलिप्स. और ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं. यहाँ तो हम थोड़े बड़े ट्यूब्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं. और जब कोरल हम कहते हैं तो हम उस समय कोरल रीफ के अंदर इस तरह के करोड़ों अरबों खरबों कोरल पॉलिप्स की बात करते हैं. इनफैक्ट जो एक पॉलिप्स होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है और दिखता भी नहीं है. इनफैक्ट जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो रिसेंबल करते हैं सी एनेमोने को, जो कि एक सिलिंड्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है. इनका बॉडी जो है वो बेसिकली एक माउथ ओपनिंग पे होता है और इन माउथ ओपनिंग पे टेंटिकल्स निकले रहते हैं. ये टेंटिकल्स कोरल को अपना भोजन करने में मदद करते हैं. और कोरल का भोजन होता है जो बेसिकली फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स हो या बेसिकली जू प्लैंक्टन्स हो. इनफैक्ट ये कोरल जो बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये बेसिकली एक शेयर्ड टिश्यू के द्वारा एक लार्ज कॉलोनी में अपने आप को पाते हैं. और इन लार्ज कॉलोनी के थ्रू, इन शेयर्ड टिश्यूज के द्वारा ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. इनफैक्ट कोरल के फॉर्मेशन में कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है. कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटल है वो बेसिकली उसको बनाने के लिए कोरल सी वाटर से बेसिकली कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन एक्सट्रैक्ट करते हैं और सी वाटर से वो बेसिकली CaCO3 का फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन का लेयर इस स्केलेटन सिस्टम के ऊपर डालता है. इनफैक्ट ये स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोरल को फ्रेमवर्क, और इसी फ्रेमवर्क पे पूरा का पूरा रीफ बना होता है. अगेन जब कोरल की चर्चा होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरल के फ्रेंड की चर्चा करनी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं ज़ूज़ैंथले. ज़ूज़ैंथले एक फोटोसिंथेटिक एल्गे होता है और इसे हम कोरल का इंजन भी कह सकते हैं. कोरल रीफ में जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी, वो एक्स्ट्रा उम्फ बेसिकली ज़ूज़ैंथले से मिलता है. ज़ूज़ैंथले माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक एल्गे होता है जो सनलाइट कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके रिजल्ट में वो ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसके रिजल्ट में वो खास तरह के एमिनो एसिड्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. और इन सब का यूज बेसिकली ये कोरल पॉलिप्स करते हैं अपने रीफ को बनाने के लिए. इसका मतलब अगर ज़ूज़ैंथले नहीं होंगे तो रीफ होगा नहीं, रीफ नहीं होगा तो कोरल्स भी नहीं होंगे. इनफैक्ट ज़ूज़ैंथले जो है इन पर्टिकुलर कोरल के बाहर की तरफ रहते हैं. तो ये जो कोरल है इसके ठीक बाहर एक एल्गे लेयर होता है, एल्गे सेल उसको कहते हैं. और ये एल्गे सेल इन ज़ूज़ैंथले जो कि एल्गे हैं इन्हीं के लिए बना होता है. तो ये ज़ूज़ैंथले पानी में जो इनके स्पोर्स होते हैं वो आकर के इसके ऊपर बैठ जाते हैं. इनफैक्ट ये जो कलर दिख रहा है आपको, अलग अलग कलर के जो ये पॉलिप्स दिख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर के पॉलिप्स बेसिकली डिफरेंट तरह के ज़ूज़ैंथले हैं. इनफैक्ट हमारे ओशन में लगभग जो है 2000 से ज्यादा किस्म के ज़ूज़ैंथले पाए जाते हैं. इनफैक्ट कोरल में जो कलर होता है, जो वंडरफुल और वाइब्रेंट कलर होता है कोरल का, वो और किसी का नहीं, ज़ूज़ैंथले का ही कलर होता है. इनफैक्ट अगर
किसी कारणवश ये ज़ूज़ैंथले, जिसको मैं आगे के बेसिकली कोरल ब्लीचिंग टॉपिक की बात करूंगा तो मैं बताऊंगा, चले जाते हैं तो कोरल का कलर चला जाता है, जिसे हम कोरल ब्लीचिंग भी कहते हैं। तो ज़ूज़ैंथले का इंपॉर्टेंस कोरल के सर्वाइवल के लिए, उनके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कोरल के लिए ज़ूज़ैंथले एक फ्यूल का काम करते हैं, जिनके बिना ना वो सर्वाइव कर पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे और ना ही कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब सवाल आता है रीफ। जो कोरल रीफ होता है वो बेसिकली कैसा दिखता है? कोरल रीफ को समझने के लिए हम यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हैं। कोरल रीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, और अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ये जो सफेद चादर है ये समुंदर है, और ये जो ओशन है ये ओशन का वो भाग है जो लैंड की तरफ है, और ये ओशन का वो भाग है जो समुंदर की तरफ है। चूंकि लैंड की तरफ है तो ये देखो थोड़ा उठा हुआ है, और जो ये उठा हुआ हिस्सा है इसे हम कहते हैं बेसिकली रीफ क्रेस्ट। रीफ क्रेस्ट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रीफ दैट इज एक्सपोज्ड टू वेव एंड सनलाइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा होता है जिसको सीवर्ड साइड करते हैं, और ये जो सीवर्ड साइड होता है इसको फोर रीफ कहते हैं, जो इधर है समुंदर की तरफ है, और ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है। इट कंटेन्स डाइवर्स कोरल स्पेशीज और कई तरह के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो समुंदर में रहते हैं, वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक और एरिया होता है जिसको हम बेसिकली रीफ फ्लैट कहते हैं। ये जो इस एरिया जो समुंदर की तरफ है और जो ये रीफ क्रेस्ट है, इसके बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम रीफ फ्लैट कहते हैं। ये एक शैलो फ्लैट एरिया होता है जो कि इंटर टाइडल जोन होता है। जब टाइड ऊपर नीचे होता है तो ये एरिया बेसिकली पानी के फ्लक्चुएशन को देखता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन की कोरल की, जो कोरल रीफ है वो कैसे बनते हैं, तो कोरल रीफ का कॉम्पोजिशन जो होता है वो बेसिकली कोरल के डेड रिमेन, देखो ये कोरल यहाँ पे अब ये मर चुके हैं और ये अंदर चले गए, इनके ऊपर नए कोरल स्पोर्स आएंगे और वो ग्रो कर करके, तो एक ये रीफ है ये मर गया है और इस रीफ के ऊपर ये कोरल कुछ इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली जो कोरल हैं वो बेसिकली इन डेड रिमेन्स और स्केलेटल रिमेन्स, जो कोरल मर जाते हैं, डेड कोरल्स जो होते हैं उनके स्केलेटल रिमेन पे बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई तरह के स्पॉन्जेस, कई तरह के एल्गे भी इन स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं। जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है एक बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रोसेस के रिजल्ट में बनता है। प्रोसेस सेवरल स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम लार्वल स्टेज कहते हैं। इस लार्वल स्टेज में हम मान लेते हैं कि ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है और इस हार्ड स्ट्रक्चर पे कुछ कोरल्स जो है स्पोर है, ये छोटे छोटे कोरल स्पोर है जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। इनको एक हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए और इस हार्ड स्ट्रक्चर पे ये जाकर के अटैच हो जाते हैं। जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये मेटामॉर्फोस करते हैं और तब ये पॉलिप्स बनाते। थोड़े समय बाद यही स्ट्रक्चर जो बहुत छोटा है ये डेवलप होकर के ये इन्हीं के ऊपर ग्रो करेगा और ग्रो कर करके कोरल पॉलिप्स का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब इन्हें सबसे पहले एक हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए जिसके ऊपर ये बेसिकली डेवलप कर सके। एक बार जब ये डेवलपमेंट होता है तो कॉलोनी का ग्रोथ होता है। कोरल पॉलिप्स जो है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है बिकॉज ये इनेबल करता है कोरल को लैटरल एक्सपेंशन के लिए, और यही लैटरल एक्सपेंशन ओवर द टाइम कोरल को एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देता है। और कई बार इन लैटरल एक्सपेंशन के कारण एक कोरल कॉलोनी दूसरे कोरल कॉलोनी से जाके मिल जाती है जो कि लार्जर रीफ का फॉर्मेशन करता है। इनफैक्ट जो कोरल के कार्बोनेट डिपोजिशन है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर से, और जो सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करके स्केलेटन के ऊपर एक लेयर बनाया जाता है जो कोरल रीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। इनफैक्ट इस डिपोजिशन प्रोसेस में ज़ूज़ैंथले का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर ज़ूज़ैंथले इस एरिया में ना रहे तो समुद्र का पानी खारा होता है, खारे पानी में कैल्सिफिकेशन या कैल्शियम कार्बोनेट का बनना नहीं हो पाएगा। तो पानी को एल्कलाइन बनाने के पीछे भी ज़ूज़ैंथले का कंट्रीब्यूशन होता है। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा एक्युमुलेटेड मटेरियल है जो कि डेड कोरल के स्केलेटन होते हैं, साथ ही साथ कई ऑर्गेनिज्म के शेल होते हैं, कुछ एल्गे होते हैं,
कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सब मिल करके एक प्रोसेस के तहत, जिसको हम बायो इरोजन कहते हैं, बायो इरोजन में ये सारे प्रोसेस टूट करके मिल जाते हैं, एक सेडिमेंट फॉर्मेशन बनाते हैं और बाद में उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बन जाता है जो कि रीफ का फॉर्मेशन करता है। रीफ इवोल्यूशन की भी हम बात करते हैं कि अब ये जो रीफ बन गया है, अब ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व करेगा, क्या इसलिए स्ट्रक्चर में बदलाव होता है? हाँ, होता है। इनको हम टाइप्स ऑफ रीफ में देखते हैं। पहला रीफ होता है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ वो होता है जो कि किनारे के बिल्कुल बगल में होता है, तो वही समुद्री किनारा है, उसके बगल में है। रीफ दैट आर इनिशियली फॉर्म वेरी क्लोज टू शोर आर कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। इसके बाद दूसरा होता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ बेसिकली तब बनता है जब या तो लैंड जिसके किनारे फ्रिंजिंग रीफ था वो सबसाइड कर गया या सी लेवल राइज कर गया। इससे ये होता है कि जो रीफ है वो समुद्री किनारे से थोड़ा दूर चल जाता है और जमीन और पानी के बीच में रीफ एक बैरियर का काम करता है और इसीलिए हम उसको बैरियर रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है अटॉल फॉर्मेशन। ये वोल्केनिक रीजन में बनता है। जब कोई वोल्केनिक आइलैंड पूरी तरह जमीन में नीचे धंस जाए तो उसके चारों तरफ एक रिंग शेप का रीफ इनसर्कल करता है, बीच में एक सर्कुलर लगून भी होता है, हम कोरल अटॉल कहते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? कोरल रीफ के लिए सबसे पहले चाहिए वार्म टेम्परेचर। 23 डिग्री से 29 डिग्री का ऑप्टिमल टेम्परेचर माना जाता है। कोरल ठंडे या गर्म पानी में सरवाइव नहीं कर पाते। साथ ही साथ सैलिनिटी चाहिए। नमकीन पानी में ही कोरल हो सकते हैं, खारे पानी में ही हो सकते हैं। 32 से 42 32 टू 42 पीपीटी इसका बेसिकली सैलिनिटी रेंज है। फ्रेश वाटर इनफ्लो कोरल के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसलिए कभी भी जहां पे ओशियन और रिवर मिल रही है, एस्चुरी के पास कोरल नहीं बनते। एक सवाल आता है कि बे ऑफ बंगाल में कोरल क्यों नहीं पाए जाते? इसका दो कारण है। पहला, बे ऑफ बंगाल में भारत की 77% रिवर आकर के मिलती है। इस कारण से बे ऑफ बंगाल इलाके का पानी जो है बेसिकली उतना खारा नहीं है और ये कोरल के सर्वाइवल के लिए फिट नहीं है। साथ ही साथ ये नदियां अपने साथ खूब सारा सेडिमेंट लेकर के आती हैं। ये सेडिमेंट जो है वहां के पानी को मटमैला कर देती हैं, जिससे जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं करता। सनलाइट का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगा तो जो बेसिकली ज़ूज़ैंथले हैं वो सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और कोरल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सनलाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ज़ूज़ैंथले। इनफैक्ट इसी कारण से कोरल बहुत गहरे पानी में नहीं पाए जाते। स्टोनी कोरल, जो हार्ड कोरल जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, इनका ग्रोथ पानी के सरफेस से 50 मीटर के नीचे नहीं होता है। इनफैक्ट अगर उन एरियाज में जहां वेव एक्शंस होते हैं उस एरिया में कोरल का होना अच्छा होता है, क्योंकि वेव एक्शन के कारण ऑक्सीजनेशन होता है, पानी हवा के साथ मिलता है, ऑक्सीजनेशन होता है, न्यूट्रिशन और कुछ खास तरह के सेडिमेंट्स मिलते हैं। इनफैक्ट कोरल के लिए एक हार्ड स्टेबल सरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा मैंने बताया वाटर की क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज़ूज़ैंथले के ग्रोथ के लिए। अब हम आते हैं कोरल ब्लीचिंग के टॉपिक पे। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जैसा मैंने अभी बताया कि जो कोरल का कलर होता है वो टेक्निकली ज़ूज़ैंथले का कलर होता है, और जब कोरल स्ट्रेस में आते हैं तो ये अपने ऊपर के सेल हटा देते। सेल हटाते तो साथ साथ ज़ूज़ैंथले भी हट जाता, तो कलर भी हट जाता और कोरल वाइट हो जाते हैं। इन वाइट कलर के कोरल को हम जिनसे उनका जो स्टोनी स्ट्रक्चर है, जो उनका बोनी स्ट्रक्चर वो एक्सपोज हो जाता है, तब हम उनको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। जो ज़ूज़ैंथले है वो बेसिकली कोरल स्ट्रेस के कारण होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कोरल ब्लीचिंग इज नॉट कोरल डेथ। जो कोरल ब्लीचिंग है वो फिर से रिवाइव कर सकता है। अगर कोरल ब्लीचिंग के एपिसोड्स आए हैं और थोड़े समय बाद फिर से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आता है तो फिर से ज़ूज़ैंथले आकर के कोरल के बाहरी स्ट्रक्चर पे बैठ जाता और फिर से वो कोरल सर्वाइव कर जाता। बट अ वेरी प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ कोरल ब्लीचिंग कैन लीड टू कोरल डेथ। क्या क्या कॉज है कोरल ब्लीचिंग का? पहला कॉज जैसा मैंने बताया, राइजिंग सी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 1 से 2 डिग्री का भी हो तो कोरल बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा कारण है ओशन एसिडिफिकेशन।
ओशन जो है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी, और इस कारण से जो पीएच है सी वाटर का वो बेसिकली बिगड़ रहा है। इस कारण से ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। साथ ही साथ पॉल्यूशन, जो रन ऑफ है जो जमीन से ओशन की तरफ जाता है, वो कई ऐसे केमिकल लेकर के जाता है जो कि डिसरप्ट करते हैं जूस एंथले के सर्वाइवल को। इनफैक्ट अगर ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट भी होता है, जिस कारण से किसी कारण से अगर हाई सोलर रेडिएशन है वो गर्मी बढ़ा देता है, ये भी कोरल के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। और इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट रीजन है डिजीज। जब भी वार्मर वाटर होते हैं तो पैथोजन का डेवलपमेंट आसान हो जाता है, जिससे कोरल वनरेबल हो जाते हैं कई तरह के डिजीज से। अब सवाल आता है कि जो कोरल रीफ है वो ओवरऑल उनका इंपॉर्टेंस क्या है, और जो कोरल रीफ है वो किस तरीके से बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में सेट करता है। इनफैक्ट एक कोरल रीफ को बनने में, डेवलप होने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। इनफैक्ट जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, इसका एस्टिमेशन है कि ये लगभग 5 लाख साल पुराना है। और अभी का जो स्ट्रक्चर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में है और जो कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, इसको डेवलप होने में, स्ट्रक्चर को डेवलप होने में लगभग 8000 साल लगे हैं। और इसीलिए कोरल का प्रिजर्वेशन, उनका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। मराइन प्रोटेक्टेड एरिया, जिनको एमपीएस भी कहते हैं, वो डेजिग्नेट किए गए हैं कोरल प्रिजर्वेशन के और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए। साथ ही साथ कोरल नर्सरीज भी बनाई जा रही है। अगर किसी एरिया में किसी कारणवश कोरल ब्लीचिंग हो जाती है तो कोरल नर्सरी में कंट्रोल एनवायरनमेंट में कोरल को ग्रो किया जाता है और बाद में उन एरिया में जाके, डैमेज्ड एरिया में जाके प्लांट कर दिया जाता है। इनफैक्ट कई तरह के ग्लोबल एग्रीमेंट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें इंटरनेशनल एग्रीमेंट जैसे पेरिस एग्रीमेंट है, जो एम करता है ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए, ताकि जो है कोरल ब्लीचिंग जैसे एपिसोड्स भी कम हो पाए। साथ ही साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम्स भी लाए गए हैं, जिससे बेसिकली अवेयरनेस कोरल को लेकर के और उनके सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल यूज को लेकर करके अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरल ना केवल एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, कोरल कई तरह की दवाइयां बनाने के काम में आते हैं, कई तरह के कॉस्मेटिक्स और ह्यूमन यूज में भी कोरल का यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट अभी कोरल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन ऑफ द कोरल रीफ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बट ऑल्सो बिकॉज ये हमारे मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कोरल रीफ एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, ये हमारे कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं, ये ह्यूमन लाइवलीहुड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों लाखों कम्युनिटीज जो कोस्टल एरिया में रहती है, वो कोरल रीफ पे डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, और उनको प्रिजर्व करना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका शेयर, आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा कि ऐसे ही वंडरफुल एपिसोड्स मैं लाता रहूं। थैंक यू।